हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रेम प्रकाश एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं सक्सेस क्लासेज की ओर से। आज हम लोग क्लास 9th का एक चैप्टर पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी इन कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड। पॉलिटिक्स का ये फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। इसमें हम लोग बात करेंगे कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड में इस डेमोक्रेसी का विकास कैसे हुआ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, एंशियंट टाइम में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के अधिकतर गवर्नमेंट हुआ करती थी और वो थी मोनार्ची, ठीक है। मोनार्ची, डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं थी। बस राजा ही देश का सब कुछ हुआ करता था, जनता का कोई वैल्यू नहीं होता था। जो चाहता था डिसीजन लेता था, जो नहीं चाहता था वो नहीं होता था। अब राजा जो चाह ले बस वही सही है, जनता का कोई वैल्यू नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, हम लोग हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में जो है पढ़े हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम लोगों ने देखा कि सबसे पहली बार यूरोप में चेंज हुआ कि राजा को हटा करके एक अलग गवर्नमेंट बनाई गई, जिसको कहा गया डेमोक्रेसी। वहां लोगों को राइट दिया गया, लोगों को वैल्यू दिया गया और राजा के पावर को कम करने की कोशिश की गई। और ये बात जो है धीरे धीरे अगल बगल के देश में भी बात फैली और वहां भी धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो गए और इस तरह से एक नया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की डेवलपमेंट हुई, जिसको हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। चलिए, आज हम लोग देखेंगे कि मॉडर्न वर्ल्ड में तो मोनार्ची नाम की चीज नाम मात्र की रह गई, ठीक है। और कहिए तो पुराने जमाने जैसी है भी नहीं, अगर है भी तो नाम मात्र की। तो आगे जो है एक बहुत बड़ा चेंज हुआ, जहां एक अलग प्रकार की गवर्नमेंट बनाई गई हमारे इस वर्ल्ड में। तो यहाँ हम देखेंगे कि आज के समय में पूरे वर्ल्ड में लगभग 2/3 जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेसी है, ठीक है। बाकी का कुछ डिक्टेटरशिप है। तो कहने का मतलब ये है कि क्या डेमोक्रेसी में ऐसा क्या है जो पूरे वर्ल्ड अपनाना चाह रहे हैं, या कहिए कि अधिकतर पार्ट में डेमोक्रेसी है और जो जिस देश में डेमोक्रेसी नहीं है वो भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी आ जाए। उसके लिए स्ट्रगल होता है या फिर कुछ और होता, लोग कोशिश करते रहते हैं, ठीक है। तो आखिर डेमोक्रेसी में ऐसा क्या है, लोग को क्यों पसंद है, क्यों चाहते हैं लोग कि ये सारी गवर्नमेंट को हटा के हमारे यहाँ डेमोक्रेसी लगा दिया जाए। क्या मतलब कि ऐसी गवर्नमेंट है जो लोगों के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है? अगर है अच्छी गवर्नमेंट, लोग चाहते हैं, तो इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ हमको इस चैप्टर में पढ़ना, ठीक है। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो एक बार फिर से बता दें आपको कि इस चैप्टर में हमको यही पढ़ना कि डेमोक्रेसी है क्या, ये डिक्टेटरशिप से कैसे अलग है। अब ये डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और डेमोक्रेसी का फायदा क्या है लोगों को, जिस देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वहां लोगों को फायदा क्या होता है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इस डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट कैसे हुआ। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं कि पहले जो है हम लोग पढ़ेंगे कि कॉलोनी हुआ करता था। कॉलोनी का मतलब कि एक देश, ये स्ट्रॉन्ग कंट्री, बहुत धनी कंट्री छोटे देशों के मार्केट पे कंट्रोल कर लेता था और उस जिस देश के मार्केट पे कंट्रोल हो जाता था उसको कॉलोनी बोला जाता था। अगर आप लोगों को बात समझ में ना आई हो तो इंडिया की बात करते हैं। इंडिया जो है यूरोप का कॉलोनी था, ठीक है। सॉरी, इंडिया जो था इंडिया जो था इंग्लैंड का कॉलोनी था, ठीक है। तो यहाँ के मार्केट पे इंग्लैंड का कब्जा था पूरी तरीके से। लेकिन धीरे धीरे जो है देश आज़ाद होते चले गए, कॉलोनी छूटती चली गई और जब कॉलोनी हटी तो यहाँ एक गवर्नमेंट की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो या कहिए कि जिस देश से भी कॉलोनी हटती थी वहाँ एक अलग गवर्नमेंट की जरूरत होती थी, तो लोगों ने अलग अलग गवर्नमेंट वहाँ अपनाना शुरू किया, जिसमें ज़्यादातर लोगों ने डेमोक्रेसी को फॉलो किया। उसके बाद ये कॉलोनी हटाने के प्रोसेस को डीकोलोनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीकोलोनाइजेशन, ठीक है। अब ये डीकोलोनाइजेशन जो है हम लोग बोलते हैं तो वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इसका रेट ज़्यादा हो गया, मतलब ज़्यादातर कंट्री डीकोलोनाइज हो गया सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद।
तो उसके बाद जो है डेमोक्रेसी का एक्सपेंशन बहुत तेजी से हुआ। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि ये डेमोक्रेसी है क्या, जिसके बारे में हम लोग इतने देर से चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी है एक ऐसी गवर्नमेंट जो जनता के द्वारा चुनी जाती है और सारा पावर जनता के हाथ में होता है। अगर गवर्नमेंट उसकी मर्जी से वर्क करता है, उनके इच्छानुसार वर्क करता है, तब तो ठीक है भाई। अदरवाइज अगर जनता के खिलाफ वर्क करता है, उनकी मर्जी के खिलाफ वर्क करता है, तो फिर तो भाई पावर है जनता के हाथ में, वो उनकी टंगरी पकड़ेगी और पकड़ के हटा देगी, चलो भैया किनारे, अब हमें तुम्हारे जैसी कोई गवर्नमेंट की जरूरत नहीं, हम दूसरा चुन लेंगे जो हमारे लिए वर्क करेगा। ठीक है, जिससे जो हम लोग को अच्छा लगे। समझ में आ रही बात? मीन्स हम कह सकते हैं कि एक ऐसा गवर्नमेंट जहां मेन पावर लोगों के हाथ में होता है, किसको गवर्नमेंट की पावर प्रोवाइड करनी है, किसको नहीं करनी है। तो भाई अब जो गवर्नमेंट जिसको बनाया जाएगा उसको अपने जनता की केयर करनी पड़ेगी। क्या पता अगले नंबर हम टंगरी पकड़ के खींच दे सब। समझ में आ रही बात? इसका मतलब ये हुआ कि जो गवर्नमेंट होती है वो जनता का केयर करता है, क्योंकि उसको पता है अगर हम इसका केयर नहीं करेंगे तो फिर अगली बार हमारी गवर्नमेंट नहीं आएगी। समझ में आ रही बात? चलिए ठीक है, मीन्स जो वर्क करेगा उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा गवर्नमेंट, और उसको जवाब देना पड़ेगा कि हमने ये किया है तो इसका क्या फायदा है। मीन्स हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, एंश्योरेबल होता है। जनता पूछ दिया काहे किया, तो बताना पड़ेगा भैया हमने ये किया, ये अच्छी बात है इसमें। समझ में आ रही बात? अदरवाइज अगर नहीं बताया या जनता को अच्छा नहीं लगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई दी, तो फिर तो कहेगा चलो खिसको, अगली बार जो है हम लोग चुन लेंगे अपने अनुसार। समझ में आ रही बात? लेकिन वही एक अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है डिक्टेटरशिप। क्या? डिक्टेटरशिप का मतलब होता है एक ऐसी गवर्नमेंट जहां सारा पावर एक सिंगल व्यक्ति के हाथों में दिया जाता है। एक सिंगल व्यक्ति के पावर में होता है या एक छोटे से ग्रुप के हाथों में होता है। समझ में आ रही बात? जनरली वो व्यक्ति के कंट्रोल में सारी मिलिट्री होती है, सारा देश का पावर होता है। अब सब कुछ उसी के कंट्रोल में, तो फिर उसको किसी को इंश्योर देने की जरूरत नहीं। हालांकि दिक्कत ये कि पूछने भी कौन जाता। अब एग्जाम्पल की तरफ ले लो, एडोल्फ हिटलर, कौन पूछेगा काहे किया, जीविज को कंसंट्रेशन कैंप में काहे रखा जी, पूछ दे जाके कोई। समझ में आ रही बात? तो हम कह सकते हैं कि डिक्टेटरशिप एक ऐसा गवर्नमेंट है जहां देश का सारा पावर एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है और उसको अपने वर्क के लिए किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती। रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं होती है, मतलब कि वो जनता को फायदा है नुकसान है क्या है इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दिक्कत तो यहाँ से हम दोनों का डिफिनीशन पढ़ेंगे, दोनों में थोड़ा सा हम लोग डिफिनीशन डिफरेंस जो भी है देख लेते हैं। डेमोक्रेसी इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलिंग पावर इज वेस्टेड इन द हैंड ऑफ पीपल। मीन्स ये एक ऐसा गवर्नमेंट है जहां रूलिंग पावर जो है क्या होता है, वेस्टेड इन द हैंड ऑफ पीपल, मीन्स जनता के हाथों में प्रोवाइड करा दिया जाता है। ये इंश्योरेबल गवर्नमेंट है, मीन्स जो कुछ वर्क करता है उसके लिए जनता को जवाब देना पड़ता है। उसके बाद देखते हैं ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होता है, मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है कि हमने ये किया उससे क्या फायदा क्या नुकसान है। इसके बाद अगर लोग चाहें तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के अनुसार चेंज कर सकते हैं, ये चेंज हो सकता है। यहाँ देखते हैं तो इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलिंग पावर इज वेस्टेड इन द हैंड ऑफ द सिंगल इंडिविजुअल और अ स्मॉल ग्रुप। इसका मतलब कि जो रूलिंग पावर है एक छोटे से ग्रुप के हाथों में होता है, या कहिए कि एक किसी खास व्यक्ति के हाथों में होता है। ये नॉन इंश्योरेबल गवर्नमेंट है, क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है, इसके लिए किसी को जवाब देने की इसको जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये इररिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है और कहिए तो इसमें गवर्नमेंट लोगों के द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता। ये ऊपर वाला डिफिनीशन हो जाएगा, ये पूरा डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, आप लोग स्टूडेंट्स अब इस चैप्टर को और बेहतर तरीके से समझने के लिए, डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप के बारे में और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग दो अलग अलग देशों के बारे में बात करेंगे, एक चिली और दूसरा पोलैंड। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं चिली के बारे में। स्टोरी ऑफ चिली। इट इज एन इम्पॉर्टेंट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका। चिली जो है वो साउथ अमेरिका का एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है। ये कॉपर के लिए फेमस है और इस
चैप्टर में जो हमें मेन पढ़ना है चिली के बारे में वो ये पढ़ना है कि 1970 में यहाँ पर इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में साल्वाडोर एनेडे को प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। अब भाई ये बात रहा कि साल्वाडोर एनेडे कौन है जी, तो ये जो है सोशलिस्ट पार्टी ऑफ चिली के फाउंडर थे। साल्वाडोर एनेडे के सोशलिस्ट पार्टी ऑफ चिली के फाउंडर थे, ठीक है। अब भाई प्रेसिडेंट चुने गए हैं तो इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो इन्होंने जो है पुअर और वर्कर्स के मदद के लिए बहुत सारे नए नए स्टेप्स लिए। देखते हैं क्या क्या स्टेप्स लिए। तो देखिए, ही ब्रॉट रिफॉर्म इन एजुकेशन सिस्टम। उन्होंने एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा रिफॉर्म लाया, सुधार लाया, ठीक है, बढ़िया काम किया था। प्रोवाइडेड फ्री मिल्क फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए जो है गरीब घर के खास करके बच्चों के लिए जिनके फैमिली जो है मिल्क नहीं ला पाते थे उनके बच्चों के लिए फ्री मिल्क प्रोवाइड कराया। अब कैसा प्रेसिडेंट चाहिए भाई, ठीक है। अनाउंस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू द लैंडलेस वर्कर्स। होता ये है कि कुछ देश में ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कोई जमीन नहीं होता है, दूसरों के यहाँ मजदूरी करते हैं तब खाते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि इतना जमीन होता है कि बेचारे चाह कर भी अपने सारे जमीन पर खेती नहीं करते हैं, दूसरों को दे देते हैं रेंट पे। तो उन्होंने क्या किया कि लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करा दिया, मतलब धनी लोगों के पास जो ज़्यादा ज़मीनें थी ज़रूरत से उसको लेकर के गरीब लोगों को प्रोवाइड करा दिया। ही वॉज ऑल्सो अगेंस्ट द फॉरेन कंपनी टेकिंग अवे नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कॉपर। अब क्या किया कि वो जो विदेशी कंपनियां इनके यहाँ से रिसोर्सेज ले जाती थी कम कीमत पे, कच्चा रिसोर्सेज, उसके भी अगेंस्ट में थे। ये चाहते थे कि हमारे यहाँ अपने यहाँ इंडस्ट्री बैठ जाए अपने देश में, जहाँ फ़ायदा क्या होगा भाई, तो लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है, वर्क मिलेगा, पैसा मिलेगा, और कहिए तो जो कॉपर कम दामों में चला जाता है रिफाइन करने के बाद उसकी कीमत बढ़ जाएगी। अच्छा किया कि खराब किया? अच्छा किया कि खराब किया? तो कहेंगे आप लोग अच्छा किया। अरे भैया, तो उससे जाके पूछो जिसका जमीन लेकर के वो गरीब लोगों को दे दिए, उस कंपनी से पूछो जिसको रॉ मटेरियल ले जाने पर रोक लगा दी है, पूछो बढ़िया किया कि खराब किया। तो क्या लगता है ये जो धनी लोग होंगे, ठीक है, जिनके जमीनों को ये ले लिया होगा और ले करके गरीब लोगों में बांट दिया होगा, या फिर वो कंपनी वाले लोग जिनके रॉ मटेरियल ले जाने पे ये रोक लगा दिया, जिनसे उनका रॉ मटेरियल का सोर्स समाप्त हो गया, वो लोग इसके अगेंस्ट में होंगे कि नहीं होंगे? जाहिर सी बात है इसके अगेंस्ट में होंगे ही होंगे। क्या लगता है? तो देखिए उन लोगों ने क्या किया भाई, शांत तो बैठने वाले हैं नहीं। हमारे यहाँ तो भारत में रिवाज है, किसी का थोड़ा सा जमीन ले लो मार के माथा फाड़ देता है। ये तो कितना ना जमीन लेके गरीबों को बांट दिया। तो क्या लगता है वो लोग चुप बैठे होंगे? हमको तो नहीं लगता है चुप बैठे होंगे। तो देखते हैं हम लोग जो है देखते हैं कि यहाँ उन लोगों ने क्या किया, क्योंकि पता है जमीन लेके बांटने के बाद तो वो जिसका जमीन गया वो चुप बैठेगा नहीं। तो क्या किया, देख क्या हुआ। 11 सितंबर 1973 was a black day in the history of Chile। 11 सितंबर 1973 चिली के इतिहास का एक काला दिन। चिली के इतिहास का एक काला दिन क्यों कहते हैं इसको? ऑन दिस डे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ एनेडे वाज ओवरथ्रोन बाय जनरल अगस्टो पिनोचेट इन अ मिलिट्री कूप एंड ही बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ चिली। मीन्स कि जनरल अगस्टो पिनोचेट, अब भैया का किए, जनरल अगस्टो पिनोचेट जो थे वो एनेडे के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ओवरथ्रोन कर दिए और खुद जाके बन गए प्रेसिडेंट, ठीक है। क्यों इसको कहते हैं? क्योंकि 11 सितंबर 1973 को जो एनेडे की गवर्नमेंट थी उसको हटा दी गई। किसके द्वारा? एक मिलिट्री जनरल के द्वारा, जनरल अगस्टो पिनोचेट, और वो खुद अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। अब हमने पढ़ा था कि जब पूरे देश की पावर एक ही व्यक्ति के हाथों में दे दिया जाए, जो लोगों के द्वारा चुना हुआ नहीं था, तो हम उसको कहते हैं डिक्टेटरशिप। मतलब यहाँ डेमोक्रेसी को हटा के चिले में आ गया डिक्टेटरशिप। कब आ गया भैया?
11 सितंबर 1973 को। अब भाई बात ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री की मदद से तो आप इतना बड़ा डिसीजन ले नहीं सकते हो, वर्क कर नहीं सकते हो, जब तक कि कुछ लोगों का भी सपोर्ट ना मिले। तो किसका सपोर्ट मिलेगा? आप लोगों को क्या लगता है कौन सपोर्ट करेगा इनको कि भैया आओ डेमोक्रेसी हटा दो, हमको तकलीफ है इससे? तो जिनको तकलीफ हुआ होगा कौन भाई? रिच लैंडलॉर्ड्स चर्च, जिनका जमीन और पैसा छीन लिया था, अभी हमने कुछ देर पहले बताया। चलिए, रिच लैंडलॉर्ड और चर्च ये जो हैं क्या किया, तो ये लोग सपोर्ट किए थे अगस्टो पिनोचेट को और वहाँ डेमोक्रेसी हटा के आ गया डिक्टेटरशिप। अब भैया जिनको फायदा हुआ होगा डेमोक्रेसी से, जैसे गरीब लोग थे, लैंडलेस लेबर थे, जिनके बच्चों को फ्री मिल्क मिलता था, खेत जमीन नहीं था खेत जमीन मिल गया, वर्क नहीं था वर्क मिल गया, ये लोग तो सपोर्ट करेंगे। तो उन लोग क्या किया, मैंने बताया कि ये इररिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होता है, डिक्टेटरशिप जो होता है इररिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होता है। तो वो क्या किया कि बहुत सारे लोगों को टॉर्चर किया और मार भी दिया गया। कौन? जो लोग एनएडे और डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे, मीन चाहते थे कि ये हटा करके डेमोक्रेसी आ जाए, विरोध करते थे, एनएडे के लिए रैली निकालते थे कि वैसा ही गवर्नमेंट होना चाहिए। तो उसको क्या कर दिया गया? टॉर्चर किया गया, मार दिया गया। और बदकिस्मती से सैल्वाडोर एनएडे को भी इस मिलिट्री कूप में मार दिया गया था। समझ में आ रही बात? और उनके बाकी फैमिली को पकड़ के डाल दिया गया जेल में। अगले कुछ दिन तक बेचारे यही प्रेसिडेंट बन के राज्य चलाते रहे। लेकिन बात ऐसा है कि ये ऐसा गवर्नमेंट है जो तब तक पॉसिबल है, आप इस गवर्नमेंट में अपने पावर को तब तक जमाए रख सकते हैं जब तक आपके पास कैपेसिटी हो कि हम सबको कंट्रोल करके रख सकें। अब ये बेचारे धीरे धीरे बूढ़े होते चले गए। 17 साल तक इनके राज्य क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई विद्रोह नहीं हुआ। तो बेचारे को लगा कि हमारे शासन से सब लोग बड़ा खुश हैं, क्योंकि एक को आवाज नहीं उठाया था। आप लोग को क्या लगता है, क्या लगता है आप लोगों को? खुश होगा सब? इनको लगा कि हमारे गवर्नमेंट से सब खुश है क्योंकि एक भी आवाज नहीं उठाया। तो इन्होंने सोचा कि भैया अब हम बूढ़े हो चले हैं, हमारे पास तो कैपेसिटी है नहीं कि सबको संभाल के रख सकें, कंट्रोल करके अब रखेंगे क्योंकि उम्र हो चुका है अब हमारा। तो इन्होंने क्या किया कि रिफरेंडम करा दिया। रिफरेंडम का मतलब होता है डायरेक्ट वोट। इन्होंने सोचा कि सब हमारे गवर्नमेंट से खुश है, अगर वोटिंग करा देते हैं तो हम जीत जाएंगे, जीतेंगे तो अगले बार भी गवर्नमेंट हमारी बनेगी, जनता के द्वारा चुनी हुई होगी, पावर की कोई ज़रूरतें नहीं है, जनता सपोर्ट कर देगी। बेचारे रेफरेंडम कराए और हार गए इलेक्शन। जब हार गए तो नई सरकार बनी। तो नई सरकार को भी डाउट हुआ कि भैया बात ऐसा है कि 17 साल तक गवर्नमेंट चलाया, कोई विद्रोह नहीं किया, कोई आवाज़ नहीं उठाया, तो आखिर बात क्या था कि इलेक्शन में हार गया। वो नया वाला सरकार जो है वो भी कंफ्यूज था, क्योंकि उसको भी डर था अगर इलेक्शन में हम भी हार ना जाएं, इसके लिए वो सारा काम करना होगा जो ये नहीं करना होगा, वो सारा काम नहीं करना होगा जो ये किया था, वो काम नहीं करना होगा। तो वो पता करना होगा ना कि क्या किया जिसके चलते इलेक्शन हार गया। तो जब नई सरकार इसके बारे में जांच कराई, ठीक है, तो पता चला कि उसका गवर्नमेंट ब्रिचुअल था, कसाई पूर्वक था, मतलब कि जनता के साथ जानवरों सा बिहेव किया जाता था। अगला बात पता चला कि बहुत ज़्यादा करप्ट था, जनता डर के मारे चुप थी, खुश नहीं थी, और यही कारण था कि ये इलेक्शन हार गया। तो देखते हैं क्या हुआ। Pinochet's military dictatorship came to an end after he decided to hold a referendum. मीन्स पिनोचेट का गवर्नमेंट जो है वो समाप्त हो गया। कब? जब उन्होंने रेफरेंडम कराने के बारे में सोचा। अब ये रेफरेंडम क्या है? तो एक डायरेक्ट वोट जिसमें जितने भी इलेक्ट्रेट होते हैं उनसे पूछ लिया जाता है कि आप इस प्रपोजल को रिजेक्ट करना चाहते हैं या एक्सेप्ट करना चाहते हो। मीन्स डायरेक्ट वोटिंग को हम लोग कहते हैं रेफरेंडम। अगर रेफरेंडम का डिफिनीशन पूछे तो आप लोग ये बता सकते हैं। ये कब हुआ था? 1988 में हुआ था। उसके बाद वो
इलेक्शन हार गया था। और ये नोट का कुछ पॉइंट है, आप लोग इसको नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, इस चैप्टर के आगे के डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और एक इम्पॉर्टेंट सूचना, आप लोग जो है मास्क पहनिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी बाहर निकलिए, वो भी प्रॉपर केयर के साथ। और घर में बैठ कर के स्टडी एंजॉय कीजिए सक्सेस क्लासेस के साथ। धन्यवाद।